आज हम इस मूवी के तीनों पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें है ढेर सारा मैजिक और साथ ही है एडवेंचर से भरा सफ़र। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द स्टोरी। ये कहानी है एक ऐसे जादूगर की जो अमर होने की चाहत में अंधा हो जाता है और अमर हो जाता है, लेकिन एक दिन एक ऐसा वॉरियर आएगा जो उसे अमरता के श्राप से आज़ाद करवाएगा। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत उसी फॉरबिडन फॉरेस्ट को दिखाते हुए की जाती है जहां पर कुछ वॉरियर कुछ तलाश रहे होते हैं। साथ ही हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर इवान को देखते हैं जो उन सबसे अलग नजर आ रहा था, यानी कि वो इस दुनिया का नहीं है। वो इस दुनिया के राजा एलिया का बेटा है जिसे बचपन में बहुत सारी पावर से बचाने के लिए राजा ने अपनी तलवार से दूसरी दुनिया यानी कि रियल वर्ल्ड में भेज दिया था। जब से इवान बचपन से जवानी तक यहीं पर पला बड़ा और अब वो अपने फादर के कहने पर अपनी पुरानी वाली दुनिया में रहने के लिए आ गया है। अब ये लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो बताता है कि कोई बहुत अजीब सा क्रीचर है जो गांव के जानवरों को खा रहा है, यानी कि हम सबकी जान भी खतरे में है। वो उन्हें बताता है कि वो क्रीचर मुझे वहीं पर नजर आया था। सब अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन पर एक चीज हमला करती है। हमला करने वाली चीज एक फुटबॉल की तरह होती है। असल में वो वही क्रीचर है जिसका अभी ये लोग जिक्र कर रहे थे, जिसका ओनली सर है, धड़ नहीं है, लेकिन उसके बिना भी वो सब पर भारी पड़ रहा था। और हम देख पाते हैं कि वो क्रीचर सभी पर हमला करने लगता है। आगे हम सभी सोल्जर को देखते हैं जो ये फाइट फिनिश करते हैं और उस क्रीचर को एक थैले में कैद कर लेते हैं और उस क्रीचर को लेकर वापस अपनी व्हाइट सिटी में आ जाते हैं। यहीं से सीन कट होता है, हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहां हम बाजार में एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो एक औरत की टोकरी से एक सेब चुरा कर भाग जाती है। वो औरत उसे देख लेती है और उस बच्ची का पीछा करती है। इधर हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो एक जगह में छिपकर उस सेब को खा रही होती है। तभी उसे वहां पर एक रोशनी नजर आती है और वो बच्ची उस रोशनी की तरफ जाती है तो देखती है कि वहां पर एक चमकता हुआ फूल है। वो उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है जिसकी वजह से उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पर वही औरत आ जाती है जिसकी टोकरी से उस बच्ची ने सेब चुराया था और वो औरत उस बच्ची को गले से लगा लेती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। तभी उसकी नज़र उसी चमकते हुए फूल पर पड़ती है। हम देखते हैं कि वो भी उस फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है पर उसे भी कांटा चुभ जाता है और उसकी उंगली से भी खून निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो फूल जमीन के अंदर चले जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई फूल नहीं था बल्कि कोई मैजिकल पावर थी। अगले सीन में हमें इवान को दिखाया जाता है जो अपने घर वापस जाता है जहां उसने अपने इस्तेमाल की सारी चीजें रखी होती है जो कभी वो लंदन में यूज किया करता था, यानी कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह वगैरह। और इन्हें चलाने के लिए उसने घर के बाहर एक जनरेटर भी रखा होता है। तभी वहां पर बेलेसा आ जाती है जो इस कहानी की लीड कैरेक्टर है। हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इन्होंने शादी करने के लिए भी सोचा होता है। तभी अचानक वो सारी चीजें चलना बंद हो जाती है तो हम इवान को देखते हैं जो भागकर घर के बाहर आ जाता है जहाँ एक सोल्जर उसके घर के बाहर चल रहे जनरेटर को एक क्रिएचर समझ लेता है और उसे भाला मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पर इवान उस सोल्जर को डांट लगाता है जिससे हमें पता चलता है कि इन्होंने इस वीक में दूसरा जनरेटर को डिस्ट्रॉय किया है। दूसरी तरफ हम उसी औरत को देखते हैं जो उस बच्ची को लेकर अपने घर आ जाती है जहाँ वो बच्ची अचानक गिरकर बेहोश हो जाती है। वो औरत उसकी कंडीशन देखकर डर जाती है। वो देखती है कि उस बच्ची के जिस्म में एक अजीब सा निशान बन रहे हैं और फिर देखती है कि वैसा ही निशान उसकी बॉडी में भी बन रहा है। इधर हम इवान को देखते हैं जो अपने फादर राजा एलिया के महल में पहुंच जाता है जहां पर वो जादुई तलवार रखी होती है जिससे उसके फादर ने उसे बचपन में हमारी वाली दुनिया में भेजा था। अब वो जादुई तलवार उठाता है और उसे घुमाकर एक पोर्टल बनाता है जिस पोर्टल में वो जंप कर वापस से लंदन में पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि इवान वहां से बहुत सारी खाने पीने वाली चीजें खरीदता है। असल में वो ये सब चीजें अपनी जादुई दुनिया में ले जाने के लिए खरीद रहा होता है क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करता था। दूसरी तरफ हम उसी औरत को देखते हैं जो उस बच्ची को लेकर एक बूढ़ी
जादूगरनी के पास आती है। वो जादूगरनी जड़ी बूटियों की हेल्प से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती थी। जब वो बूढ़ी औरत उस बच्ची को देखती है तो वो डर जाती है और उससे कहती है कि इस बच्ची पर शैतान का साया है और तुम इस बच्ची को मार दो। वहीं पर हम उस औरत को देखते हैं जो उस जादूगरनी की बात पर गुस्सा करती है। इधर हम इवान को देखते हैं जो अपनी जादुई दुनिया में वापस जाता है, जहाँ उसके फादर राजा एलिया उसे इस देश के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। असल में इस टूर्नामेंट में देश के सभी बहादुर और पावरफुल योद्धा हिस्सा लेते हैं जो अपनी पावर को लोगों को दिखाते हैं, लेकिन इवान अपने फादर को मना कर देता है और कहता है कि मैं आप जैसा पावरफुल और बहादुर नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं करूँगा। उसके फादर को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि राजा का सेना का एक योद्धा किसी जाइंट को पकड़कर ला रहा होता है, जिसे पकड़ने के लिए वो काफी दिन से निकला होता है। जब वो वापस आता है तो शहर के लोग उसका वेलकम करते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफें करते हैं। वहीं पर इवान को ये सब कुछ दिखावा लग रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि वो वॉरियर बेलिसा को पसंद करता है और अक्सर उसके सामने अपनी बहादुरी का दिखावा करता है। अगेन सीन शिफ्ट होता है और टूर्नामेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वॉरियर्स अपनी अपनी पावर दिखा रहे होते हैं और लोगों को खुश कर रहे होते हैं। वहीं पर राजा अपने बेटे इवान को नीचे आकर हिस्सा लेने के लिए कहता है, लेकिन इवान साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि वो ये सब नहीं कर सकता। असल में यहाँ के सभी लोगों को पता था कि इवान में वो सारी खूबियाँ नहीं है जो राजा के बेटे में होनी चाहिए। ना तो वो अपने फादर की तरह बहादुर था और ना ही अक्लमंद। सब लोग उसकी इज्जत इसलिए करते थे क्योंकि वो राजा एलिया का बेटा है। तभी हवा में उड़ती हुई दो जादूगरनियां वहां पर आती हैं और यहीं से सीन कट होता है और एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां वो औरत और वो बच्ची उस चमकने वाले फूल के पास जाते हैं। तभी वहां से कुछ जड़ें निकलकर दोनों को जकड़कर हवा में उठा देती हैं और उन्हें पूरी तरह से शैतान के वश में कर देती हैं। वहीं पर शैतान उन्हें नया रूप देता है और उनसे कहता है कि उन दोनों को राजा के पास पड़ी वो जादुई तलवार लाना होगा। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों अपने नए रूप में आ जाती हैं, जिसमें एक का नाम गलीना होता है, दूसरी का नाम बरबरा। अब गलीना राजा के सिपाहियों में जादू करती है, इसकी वजह से उनके चेहरे अजीब से हो जाते हैं और हम देख पाते हैं कि वो सिपाही राजा के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं पर गलीना बरबरा से कहती है कि वो तलवार महल की मीनार में है। वहीं पर हम बरबरा को देखते हैं जो अपना रूप बदलकर उड़ती हुई महल के अंदर जाती है ताकि वो महल के अंदर से वो तलवार ला ले। इधर हम गलीना के जादुई सिपाहियों को देखते हैं जो सभी पर हमला कर रहे होते हैं। वहीं पर इवान और बेलिसा भी सबका मुकाबला करते हैं। तभी वहाँ पर जंगल की वो बूढ़ी औरत आ जाती है जो उन सिपाहियों से लड़ने लगती है। वहीं पर वो जादूगर भी होता है जो इवान को इस दुनिया में लाया था। वो भी अपने जादू से सभी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इसी समय का फायदा उठाकर वो जाइंट इंसान वहाँ से भाग जाता है। इधर हम बरबरा को देखते हैं जो महल से तलवार लेकर निकल जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी इवान अपना मोबाइल हवा में मारने के लिए फेंकता है जो सीधे बरबरा को जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। इधर हम जादूगरनी बरबरा को देखते हैं, जैसे उससे वो तलवार छूटती है वो भी वहाँ से नीचे गिर जाती है। इधर हम राजा एलिया को देखते हैं जो तलवार गिरते देख लेते हैं और तलवार उठाकर फाइट करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो तलवार काम नहीं कर रही थी। असल में इवान ने उस तलवार का बार बार इस्तेमाल किया था दूसरी दुनिया में आने जाने के लिए, इसी वजह से उस तलवार की पावर कम हो गई थी। अब हम राजा को देखते हैं जो तलवार इवान को देता है और वहां से भागने के लिए कहता है। अब ये सभी वहां से भाग जाते हैं। जाने से पहले इवान उस फुटबॉल लाइक क्रीचर को भी अपने साथ ले लेता है। इधर हम जादूगरनी गलीना को देखते हैं जो कुछ सिपाहियों और बरबरा को उनके पीछे भेजती है। आगे हम बरबरा और उसके सिपाहियों को देखते हैं जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। इधर हम उस बूढ़ी जादूगरनी को देखते हैं जिसके पास चलने वाली झोपड़ियां होती है, जिसमें से एक झोपड़ी वहां पर आ जाती है और हम देखते हैं कि वो झोपड़ी पानी में से होकर रिवर को पार कर रही होती है, जिससे उन्हें लगता है कि वो सभी उस झोपड़ी में बैठकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेकिन असल में बूढ़ी जादूगरनी ने उन्हें चकमा देने के लिए ऐसा किया होता है, जबकि वो सभी उसी नदी के किनारे एक पेड़ के खोखले तने में छिपे होते हैं। वहीं पर इवान उस बूढ़ी जादूगरनी से पूछता है कि ये सब कौन है और तलवार के पीछे क्यों पड़े हैं, जिस पर वो बताती है कि शैतान वापस आ गया है और अब वो इस तलवार को हासिल करना चाहता है।
और ये सब उसी शैतान के जादू के रूप हैं जो हमेशा उसका साथ देते हैं। आगे वो बताती है कि हजारों साल पहले एक देश में एक जादूगर रहा करता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था जो किसी भी चीज को छूता था तो उसमें जान डाल देता था। एक दिन उसे लगा कि वो बूढ़ा हो रहा है, जिसके बाद वो मर जाएगा, इसलिए उसने अमर होने का डिसीजन लिया। जिसके बाद उसने अपना एक शिष्य बनाया जिसका नाम कोटसे होता है, जो हमेशा उसके साथ रहा करता था। अब वो जादूगर अमर होने के लिए तलवार बनाता है जिसमें वो सूर्य ग्रहण के दौरान एक जादुई हीरा लगाने से वो अमर हो जाएगा। लेकिन कोटसे के दिल में अमर होने का लालच आ जाता है और हम देखते हैं कि कोटसे उस जादूगर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है और उसे वहीं पर मार देता है, जिसके बाद वो खुद अमर हो जाता है। और अब वो जादूगर हजारों सालों से उसी जमीन की गहराइयों में दफन है और बदले की आग में जल रहा है। इसी वजह से वो तलवार वापस लेना चाहता है जो कि अभी तुम्हारे पास है। तभी वहाँ पर मरमेड का राजा आता है जो इन्हें बताता है कि हमें डेडलाइन में जाना होगा, जहाँ हमें उस जादूगर को कब और कैसे खत्म करना है वहीं जाकर पता चलेगा। लेकिन डेडलाइन तक जाना इतना आसान नहीं है, वहाँ जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। जिसके बाद सभी डेडलाइन की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम दोनों जादूगरनियों को देखते हैं जो उस चलने वाली झोपड़ी का पीछा कर रहे होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब वो अंदर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता, जिससे जादूगरनी गलीना समझ जाती है कि उन्होंने हमें चकमा दिया है। जिसके बाद वो झोपड़ी को जलाने का ऑर्डर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी झोपड़ी आ जाती है और पहली वाली झोपड़ी को बचाकर वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। इधर हम इवान के साथियों को देखते हैं जो एक बड़ी चट्टान पर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें दो लोहे के रिंग दिखाई देते हैं जो किसी से भी उठाए नहीं जा रहे थे। तभी हम बूढ़ी जादूगरनी को देखते हैं जो थैली से कुछ मैजिकल बेरी निकाल लेती है और उन्हें खा लेती है, जिसके बाद उसके अंदर काफ़ी सारी पावर आ जाती है और ऐसा करता हुआ इवान उसे देख लेता है। जिसके बाद बूढ़ी जादूगरनी और फिनिश उस दोनों रिंग को खींचते हैं, जिससे पानी में से एक बहुत बड़ी वेल निकलती है और हमें पता चलता है कि वो जहाँ पर खड़े थे वो कोई चट्टान नहीं थी, बल्कि वो उसी वेल मछली पर खड़े थे। फिर हम मछली को देखते हैं जो हवा में उड़ने लगती है और सभी लोग डेडलाइन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहीं पर हम इवान को देखते हैं जो बूढ़ी जादूगरनी की वो थैली चुरा लेता है जिसमें मैजिकल बेरीज होती हैं। अब ये अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग काफ़ी सफ़र तय कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक बर्फीले पहाड़ के पास आकर रुकते हैं, जहाँ वो मछली से उतरकर उस बर्फीले पहाड़ पर आते हैं और आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर हम इवान को देखते हैं जो कुछ बेरीज को खा लेता है, जिसके बाद वो वहाँ बहुत बड़े पत्थर को उठाकर अपनी पावर को शो करता है ताकि वो सबको इम्प्रेस कर सके। वहीं पर हम सभी लोगों को देखते हैं जो इवान से इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं पर इवान सबसे कहता है कि अब मैं काबिल हो गया हूँ और अब मैं राजा बन सकता हूँ। जिसके बाद ये अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद ये चलते हुए एक बोलने वाले पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो पहाड़ सबको वार्निंग देता है और कहता है कि यहां से चले जाओ, क्योंकि यहां पर आने वाला आज तक यहां से ज़िंदा नहीं गया है, क्योंकि यहां पर जो भी आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। जब तक कोई भी मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं देगा वो अंदर नहीं जा सकता, और आज तक किसी ने भी मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाया है। यहाँ पर इवान उसे अपनी बातों में उलझाकर उल्लू बना देता है और कहता है कि उसने उसके 3 सवालों के जवाब दे दिए हैं। जिसके बाद वो बोलने वाला पहाड़ इवान को एक चमकने वाला पत्थर देता है और कहता है कि इसके आगे सिर्फ तुम जा सकते हो, क्योंकि सवालों के जवाब सिर्फ तुमने दिए हैं, जहाँ तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम देखते हैं कि इवान वो चमकने वाला पत्थर लेकर अंदर जाता है जहाँ अंधेरा होता है। तभी उसे वहाँ पर उसके फादर यानी कि राजा एलिया नजर आते हैं जो एक चट्टान के ऊपर खड़े होते हैं। इवान उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर राजा एलिया उसे बताते हैं कि कैसे उनके जाने के बाद जादूगरनियों ने उसे मार दिया था और अब वो मर चुका है, इसलिए अब वो डेडलाइन में है। जिस पर इवान उसके पिता से कहता है कि मेरे पास चमकने वाला पत्थर है, मैं यहाँ से किसी भी मुर्दा इंसान को वापस से जिंदा इंसानों की दुनिया में ले जा सकता हूँ। जिस पर इवान के फादर उससे कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ जी ली है और अब तुम्हें काबिल बनना होगा, जिसके बाद तुम्हें हमारे देश को संभालना होगा। जिससे इवान का दिल भर आता है। जिसके बाद राजा एलिया उससे कहते हैं कि तुम कोटसे को यहाँ से ले जाओ, ये तुम्हें जादूगर को मारने में तुम्हारी मदद करेगा। असल में कोटसे उसी जादूगर का चेला है जिसने उस जादूगर को मारकर खुद अमर हो गया था
और अब वो 5000 साल बाद अपनी गलती को सुधारना चाहता है और उस जादूगर को मारकर खुद को अमरता के श्राप से निकालना चाहता है। जिसके बाद इवान कोर्से को लेकर बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने पिता के जाने के गम में काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यहाँ पर बेलिसा उसे संभाल रही होती है। वहीं पर बाकी सभी लोग कोर्से को देखकर हैरान होते हैं। अब बूढ़ी जादूगरनी कोर्से से उस जादूगर को मारने का तरीका पूछती है, लेकिन हजारों साल पुरानी बात होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आता, जिस वजह से बूढ़ी जादूगरनी उसके सर में बार बार मारती है, जिससे उसे कुछ कुछ याद आने लगता है और बताता है कि मैंने जिस पत्थर से उसे मारा था उसके टुकड़े करने होंगे, जिससे वो जादूगर मर जाएगा। लेकिन वो पत्थर सिर्फ उसी जादुई तलवार से तोड़ा जा सकता है। जिस पर बेलिसा उसे बताती है कि वो तलवार तो इवान के पास है। ये सुनकर इवान परेशान होता है। ये सुनकर इवान सबसे कहता है कि उस तलवार की पावर कम हो चुकी है और अब उसने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने इस तलवार का बार बार इस्तेमाल करके पोर्टल बनाकर दूसरी दुनिया में आने जाने का रास्ता बनाया था। इसी वजह से सभी लोग उससे नाराज होते हैं। इधर हम दोनों जादूगरनियों को देखते हैं जो सभी को ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद गलीना अपने जादू से कुछ चमगादड़ बनाती है और बरबरा को ऑर्डर देती है और कहती है कि उनका पीछा करो और वो तलवार लेकर ही वापस आना। इधर हम सभी लोगों को देखते हैं जो इवान से नाराज होते हैं, इसलिए इवान तलवार लेकर जंगल में चलते जाता है और थोड़े आगे चले जाता है और सोचता है कि काश मैंने कभी इस तलवार की पावर को खत्म न किया होता। अनजाने में वो तलवार को जमीन में गाड़ देता है, जिसकी वजह से जमीन की पावर से वो तलवार की शक्तियाँ वापिस आ जाती हैं। अब जैसे ही इवान उस तलवार को उठाता है और एक पेड़ को मारता है तो हम देखते हैं कि वो पेड़ कट जाता है, जिससे इवान को पता चल जाता है कि उसकी तलवार की पावर वापस आ गई है। जिसके बाद इवान बची हुई मैजिकल बेरीज खा लेता है और एक बड़े से पत्थर को उठाकर तलवार उसके नीचे रख देता है और थोड़ी देर वहीं पर आराम करने के लिए लेट जाता है। वहीं पर हम फिनिश को देखते हैं जो उन सब की पहरेदारी करने के लिए जाग रहा होता है। तभी उसे एक तीर आकर लगता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वहाँ पर जादूगरनी बरबरा आ गई है और उसने उसे तीर मारा है, यानी कि वो उन सब का पीछा कर रही है। अब जादूगरनी बरबरा उनकी फौज पर हमला कर देती है। वहीं पर बेलिसा और फुटबॉल लाइक क्रेचर बरबरा के जादुई सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। इधर हम इवान को देखते हैं जो तलवार निकालने की कोशिश करता है और उस पत्थर को हटाता है, लेकिन अब उसके पास मैजिकल बेरीज नहीं होती हैं। इसी वजह से उससे वो पत्थर नहीं हिल रहा होता है, क्योंकि उसकी मैजिकल बेरीज का असर खत्म हो चुका था। और इसी समय सभी लोग उसके पास वो जादुई बेरीज की थैली देख लेते हैं, जिस पर वो बूढ़ी जादूगरनी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और सबको ये बात पता चल जाती है कि अब तक जो भी इवान ने पावर वाले काम किए हैं वो सब इस मैजिकल बेरीज की मदद से किए हैं। इधर हम बरबरा के जादुई सिपाहियों को देखते हैं जो सभी पर हावी हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर जादूगरनी बरबरा उन्हें जाने देती है, क्योंकि उसे तो सिर्फ वो तलवार चाहिए थी। जिसके बाद उसके सिपाही पत्थर के नीचे से वो तलवार निकाल लेते हैं और बरबरा तलवार लेकर जाने लगती है। यहाँ पर कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जो आप और हम सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ पर बरबरा उस तलवार को अपने पास रखना चाहती है। अब वो इस तलवार के जरिए खुद अमर होना चाहती है, इसलिए वो तलवार को लेकर जादूगरनी के पास नहीं जाती बल्कि कहीं और जा रही होती है। इधर जादूगरनी गलीना सब कुछ अपने मैजिकल पोर्टल में देख रही होती है, जिससे उसे सच्चाई का पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम सभी लोगों को देखते हैं जो जंगल में एक जगह खड़े होते हैं, क्योंकि फिनिश काफी ज्यादा घायल हो चुका था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, जहाँ पर कोर्ट से उनसे कहता है कि हमें इसे लेकर शहर जाना होगा और वो सभी अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पर इवान को वहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सभी इवान से अब भी नाराज होते हैं। इधर हम इवान को देखते हैं जो उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। तभी एक पहाड़ी से पत्थर गिर जाते हैं और रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे ना चाहते हुए भी इवान और वो क्रेचर लाइक सर एक तरफ रह जाते हैं और चलते चलते उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर बरबरा ने थोड़ी देर पहले हमला किया था। जहां पर इवान को अपनी तलवार की म्यान मिलती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो तलवार बरबरा के हाथों लग गई है। सीन चेंज होता है, हम बरबरा को उल्लू के रूप में देखते हैं जो तलवार लेकर जा रही होती है। तभी वहां पर जादूगरनी गलीना आ जाती है और बरबरा से टकरा जाती है, जिससे तलवार जंगल में कहीं गिर जाती है और वो दोनों जमीन में गिर जाते हैं। जिस पर गलीना बरबरा से कहती है कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें जादूगर को धोखा नहीं देना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। जिस पर बरबरा उससे कहती है कि तुम उसकी गुलामी करो, मैं उसकी गुलामी नहीं करूंगी। इधर हम गलीना को देखते हैं जो उस पर जादू कर देती है,
जिसके बाद बरबरा की आंखें भी वैसी हो जाती है जैसे उन जादुई सिपाहियों की हुई थी। जिसके बाद गलीना अपने सिपाहियों को ऑर्डर देती है कि जंगल में उस तलवार को ढूंढो। दूसरी तरफ हम उसी जायंट मैन को देखते हैं जो जादूगरनी के हमले के टाइम वहां से भाग गया था। वो चलता हुआ जंगल में उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर वो जादुई तलवार गिरी होती है। जैसे ही वो तलवार देखता है उसे उठा लेता है और साथ लेकर निकल पड़ता है। चलता हुआ वो उसी जगह में पहुंच जाता है जहां पर इवान और फुटबॉल लाइक क्रिएचर आपस में बातें कर रहे होते हैं। जब इवान उस जायंट मैन के पास वो तलवार देखता है तो खुश हो जाता है और उससे वो तलवार लेकर अपनी व्हाइट सिटी में आ जाता है जहां पर हर तरफ जादूगर की जादुई फौज ने कब्जा कर लिया है। यहाँ पर इवान अपनी तलवार से सबका मुकाबला करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी सब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस बूढ़ी जादूगरनी की बनाई हुई दवा को फिनिश के घाव पर लगाते हैं, जिससे देखते ही देखते उसका घाव ठीक होने लगता है। जिसके बाद ये सभी इवान का साथ देने के लिए फाइट करने लगते हैं जहाँ पर सभी लोग मिलकर उस जादुई फोर्स का मुकाबला कर रहे थे। ये फाइट काफी ज्यादा शानदार होती है। यहाँ पर एक एक सीन काफी ज्यादा आइकॉनिक होते हैं। तभी हम उस क्रिएचर लाइक सर को देखते हैं जो बड़े पत्थर में आकर रुकता है और इवान से कहता है कि हो सकता है ये बड़ा पत्थर वही है जिसे काटने से वो जादूगर मर जाएगा। ये सुनकर इवान उस पत्थर को काटने लगता है लेकिन उससे उस पत्थर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इवान कोर्से से पूछता है कि पत्थर काटने से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तभी एक सिपाही तलवार से फायर करता है और कोर्से का सर धड़ से अलग कर देता है। वहीं पर इवान कोर्से के सर से पूछता है कि वो जादुई पत्थर कहाँ है जिसे काटने से वो जादूगर मर जाएगा। जिस पर कोर्से एक तरफ इशारा करता है और हम इवान को देखते हैं जो उसी तरफ चल पड़ता है। इधर हम कोर्से को देखते हैं जो अपना सर उठाकर वापस से अपने धड़ में लगा रहा होता है। तभी वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है और अपने जादू से उस क्रिएचर लाइक सर को दूर फेंक देती है। फिर वो अपने जादू से कोर्से को भी दूर गिरा देती है। इधर हम इवान को देखते हैं जो उस पत्थर को काटने वाला होता है। तभी कोर्से को सब कुछ याद आ जाता है और वो कहता है कि इवान तुम उस पत्थर को मत काटना, उसे काटने से जादूगर आज़ाद हो जाएगा। और वो यही चाहता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि इवान उस तलवार को पत्थर में गाड़ देता है जिसके बाद वो जादूगर आज़ाद हो जाता है और हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। जहाँ पर वो जादूगर इवान पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे धक्का मारकर गिरा देता है और अब वो जादूगर इवान को मारने ही वाला होता है। तभी कोर्ट से उसे रोक देता है और कहता है कि तुम मुझे मारो क्योंकि मैं तुम्हारा असली मुजरिम हूँ। मैंने ही अमर होने की लालच में तुम्हें मारा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है और अब मैं खुद इस श्राप से निकलना चाहता हूँ। लेकिन वो जादूगर कोर्से की बात नहीं मानता और उसे जमीन में गाड़ देता है। जिसके बाद वो इवान के सभी साथियों पर हमला करता है और अपनी जड़ों से सभी को जकड़ लेता है और जमीन में गाड़ने लगता है। इधर इवान उसकी टहनियों को काटने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है क्योंकि उस जादूगर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं पर इवान बेलिसा को जमीन से निकालने की कोशिश करता है लेकिन इसमें भी नाकाम हो जाता है। जब इवान अपने चारों तरफ देखता है तो उसके सारे साथी जमीन में दफन होते दिख रहे होते हैं लेकिन वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें उसे उसके फादर दिखते हैं जो बताते हैं कि जमीन हम सबको पावर देती है, हम इसी जमीन से पैदा हुए हैं, तुम अपनी ताकत को पहचानो और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। जिसके बाद इवान का विजुअल टूट जाता है और वो होश में आ जाता है जहां हम देखते हैं कि उसे जमीन से पावर मिल रही होती है और हम देखते हैं कि वो जादूगर की वो टहनियों को तोड़कर ऊपर आ जाता है और कहता है कि अगर मेरी तलवार को ये जमीन ताकत देती है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी ये जमीन ताकत देती होगी। इतना कहकर इवान उस जादूगर को जमीन से उखाड़कर दूर फेंकता है। हम देखते हैं कि जादूगर जैसे ही जमीन से उखड़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जिसके बाद इवान अपनी तलवार से एक पोर्टल बनाता है जिसके जरिए वो उस जादूगर को मास्को में ले आता है जहां वो जादूगर अपनी पावर को हासिल करने के लिए ज़मीन में हाथ डालता है। लेकिन इवान उससे कहता है ये वो दुनिया नहीं है जहाँ पर तुम कहीं भी ज़मीन में घुस जाओगे और ताकतवर हो जाओगे। ये मास्को है, यहाँ पर हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बहुत नीचे तक बेसमेंट है। यहाँ पर जमीन ढूंढने में तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। वहीं पर वो जादूगर जमीन को तोड़कर बेसमेंट में गिर जाता है। गिरने की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। जिसके बाद वो इवान से कहता है कि जब मैं 5000 साल तक जमीन के अंदर दफन था और बदले की आग से झुलस रहा था तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मैं एक बार फिर से वापस आऊंगा और तुम्हारी दोनों दुनिया जिसमें तुम रहते हो मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसके बाद वो
जादूगर राख बन जाता है और उसके मरने के बाद दूसरी दुनिया में भी उसका जादू खत्म हो जाता है और सारे जमीन में दफन लोग बाहर आ जाते हैं। तभी हम इवान को देखते हैं जो उसी तलवार से एक जादुई पोर्टल बनाता है और उसी दुनिया में आ जाता है। वहीं पर हम बड़े जादूगर को देखते हैं जैसे ही वो अपनी लाठी को जमीन में मारता है, जिससे जादूगर के बस में सैनिक सारे ठीक हो जाते हैं। वहीं पर गलीना उनसे जाते हुए कहती है कि ये मत समझना कि ये हमारी हार है, हम वापस आएंगे, और ये बोल के वहाँ से चले जाती है। फिल्म के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि शहर के सभी लोग इवान को अपना राजा मान लेते हैं और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे वॉरियर की जिसकी प्रेमिका को एक जादूगर ने किडनैप कर लेती है। अब वो वॉरियर अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए एक एडवेंचर सफ़र में निकल जाता है जहां उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या वो अपनी प्रेमिका को बचा पाएगा या खुद ही हो जाएगा कुर्बान, देखेंगे आज की शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है, हमें उसी जादूगरनी को दिखाया जाता है जिसका नाम गलीना होता है, जो काले पानी के तालाब के पास खड़े होकर कहती है कि मुझे मेरे मकसद में कामयाब होना है और मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने के लिए जादुई दुनिया से एक साथी चाहिए जो मेरा साथ दे सके। जिसके बाद हम काले पानी में से एक योद्धा को निकलते हुए देखते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि जादुई दुनिया से गलीना का साथ देने के लिए आया है, यानी कि अब वो उसका एक वॉरियर साथी है। यहीं से सीन कट होता है। फिल्म के अगले सीन में हम इवान और बेलिसा को देखते हैं जिन्होंने इस जादुई दुनिया में एक छोटा सा गांव बसा लिया होता है, जहां पर ये इस दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इनकी ये छोटी सी दुनिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है जो देखने में किसी सपने जैसे लग रही होती है। दूसरी तरफ इवान और बेलिसा की शादी तय हो चुकी थी, इसी वजह से गाँव में इसकी जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी जिसमें तमाम गाँव वाले बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वहीं पर हम इवान को देखते हैं जो जादूगरनी बाबा यागा से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जिससे बाबा यागा कहती है कि मैं अपनी झोपड़ी को अपग्रेड कर रही हूँ, यानी कि वो अपनी झोपड़ी के पर उगा रही है, जिसके बाद वो झोपड़ी भागने के साथ साथ हवा में भी उड़ पाएगी और ये झोपड़ी बाबा यागा इवान को तोहफे में देगी। ये सुनकर इवान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर हम बड़े जादूगर को देखते हैं जो इवान से कहता है कि मुझे काले जादू की गंध आ रही है, लगता है कि कोई खतरा हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन इवान उस जादूगर की बातों को सीरियस नहीं लेता और हंसने लगता है और कहता है कि तुम खामखा ही टेंशन ले रहे हो। अभी उनमें बातें चली रही होती है, तभी वहाँ पर एक बड़ी सी चींटी आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। लेकिन इवान उस चींटी को देखकर नहीं डरता, बल्कि वो उसका सामना करता है और हम देखते हैं कि इवान उस चींटी को उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद इवान सभी लोगों को तसल्ली देता है और कहता है कि अब खतरा टल गया है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवान ये सब कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पर 3 हेड वाला ड्रैगन आ जाता है जिसे हमने पहले 2 मूवी में भी देखा था, जो पहले बहुत छोटा था लेकिन अब वो ड्रैगन बड़ा हो गया है और वो सभी गाँव वालों पर हमला कर देता है। इवान बड़ी ही बहादुरी से उस ड्रैगन का सामना करता है। हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, पर इवान अपनी समझदारी से जैसे तैसे करके उसे लोहे के रिंग में फंसा देता है और हम देखते हैं कि वो बड़ा जादूगर उस ड्रैगन के ऊपर एक जादुई पाउडर छिड़कता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन वापस से छोटा हो जाता है। यहाँ पर अब इवान को भी समझ आ जाता है कि कोई जादुई शक्तियाँ है जो उनके तरफ मुसीबतें भेज रही हैं, लेकिन फिर भी वो इन सब बातों को इग्नोर करके सोने के लिए चले जाता है, जहां उसे उसकी झोपड़ी में कोट से मिलता है जो इवान से कहता है कि क्या अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। जिस पर इवान उससे कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन कोट से उससे कहता है कि अभी तुम इस जादुई दुनिया को संभालने के लिए तैयार नहीं हो और बताता है कि किसी को भी ये बात पता नहीं है कि मैंने अमर होने का डिसीजन क्यों लिया था और आज मैं हजारों साल बाद ये बात सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। जब मैं बचपन में एक छोटा अनाथ बच्चा था तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। तब मेरे गुरु एक महान जादूगर थे जो मुझसे कहा करते थे कि दुनिया ताकतवर लोगों से डरती है और उनकी रिस्पेक्ट भी करती है। फिर मैंने ताकतवर होने का डिसीजन लिया और ताकतवर होने के लिए उसी जादुई तालाब के पास चला गया जहाँ पर मैं पानी पीकर अमर भी हो जाता और दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी बन जाता। लेकिन वहाँ पर मेरे अंदर की अच्छाई और बुराई आपस में लड़ने लगी और फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं।
लेकिन आखिरकार मेरे अंदर की बुराई जीत गई और मैंने उस तालाब का पानी पी लिया, जिसके बाद मैं अमर और ताकतवर भी बन गया। लेकिन मैंने असली जिंदगी का मजा नहीं ले पाया और हजारों सालों से भटक रहा हूँ। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान क्या हुआ है तुम्हें पता है? तब से लेकर अब तक दुनिया में जितनी भी काली शक्तियों वाले शैतान आए हैं वो उसी तालाब में से आए हैं। यानी कि हजारों सालों से इस जादुई दुनिया पर काली शक्तियों पर होने वाली तबाहियों का जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वो पहला इंसान था जिसने उस तालाब का पानी पिया था और उन काली शक्तियों से हाथ मिलाया था। यहीं से सीन कट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सोल्जर हमला कर देता है। बेलिसा उसका डटकर मुकाबला कर रही होती है, लेकिन वो सोल्जर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से बेलिसा उसके सामने कमज़ोर पड़ जाती है। हम उस सोल्जर को देखते हैं जो बेलिसा को बेहोश करके अपने साथ बाहर ले आता है। ऐसा करते हुए उसे बड़ा जादूगर देख लेता है और हम देखते हैं कि वो हवा में एक बड़ी घंटी बजाता है ताकि वो सबको वार्निंग दे सके। तभी वहाँ पर गलीना भी आ जाती है जो कि अपने फ्लाइंग क्रिएचर के साथ आई थी और वो बेलिसा को अपने साथ ले जाती है। वहीं पर इवान और बाकी के लोग गलीना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। जिसके बाद बूढ़ी जादूगरनी अपनी झोपड़ी में बैठकर गलीना का पीछे करने लगती है। वहीं पर हम उसकी झोपड़ी को देखते हैं जो अपग्रेड हो चुकी थी और अब वो हवा में उड़ सकती थी। वो बूढ़ी जादूगरनी अपनी पूरी पावर लगाकर उसकी झोपड़ी को गलीना के पीछे लगा देती है। इधर हम गलीना को देखते हैं जो हवा में एक पोर्टल बनाती है और उसके अंदर चले जाती है। इधर हम बाबा यागा की झोपड़ी को देखते हैं जो सीधे गलीना के पोर्टल के अंदर चले जाती है। अब ये दोनों पोर्टल से होकर प्रेजेंट टाइम की दुनिया में आ जाते हैं, यानी कि मास्को में। असल में ये इवान का होम टाउन है जहाँ वो बचपन से जवानी तक पला बड़ा है। इधर हम सभी लोगों को देखते हैं जो गलीना का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ गलीना नहीं लगती। इधर हम इवान को देखते हैं जो क्रिएचर सर के मुंह में अखरोट भर देता है और गलीना को फंसाने की कोशिश करता है। इधर हम शहर के तमाम लोगों को देखते हैं जो ये मंजर बड़ी ही हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी बाबा यागा की झोपड़ी की टक्कर एक कार से हो जाती है, जिससे इवान नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर कोर्ट से बाबा यागा से कहता है कि तुम गलीना का पीछा करो, इवान खुद ही होश में आकर हम तक पहुँच जाएगा, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। अब गलीना उनसे थोड़ी ही दूर होती है। तभी वहाँ पर वो सोल्जर आ जाता है और वो बाबा यागा की झोपड़ी को पकड़कर गिरा देता है और कोर्ट से लड़ने लगता है। यहाँ पर कोर्ट से और उस सोल्जर के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, लेकिन वो सोल्जर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। इसी वजह से वो कोर्ट से का सर धड़ से अलग कर देता है। वहीं पर हम कोर्ट से के सर को देखते हैं जो दूर एक औरत की कार में जाकर गिरता है। वहीं पर हम उस सोल्जर को देखते हैं जो उस क्रिएचर सर को भी दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो सोल्जर वहां से चले जाता है। इधर जब इवान को होश आता है तो वो गलीना का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, जिसके दरवाजे में बेलिसा के कपड़े का एक टुकड़ा फंसा होता है, जिससे इवान को लगता है कि बेलिसा उसी बिल्डिंग के छत पर है। और हम इवान को देखते हैं जो छत के ऊपर चले जाता है जहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहां पर बाबा यागा, बड़े जादूगर और बैरू भी पहुंच जाता है, जो इवान को बताते हैं कि उन्हें वहां पर वो फायरबर्ड का पंख मिला है, जिससे उन्हें लगता है कि बेलिसा को गायब करने में फायरबर्ड का भी हाथ है और वो भी गलीना से मिला हुआ है। जिस पर बाबा यागा और बूढ़ा जादूगर इवान को बताते हैं कि आज से 500 साल पहले फायरबर्ड हमारी दुनिया में रहा करते थे, लेकिन उनमें से कई बर्ड्स को कोटसे ने मार डाला, सिर्फ अपने डर और खौफ को कायम करने के लिए, क्योंकि जब से वो अमर हुआ था उसने हमारी दुनिया में कई सालों तक राज किया। इसी वजह से अब कुछ ही फायरबर्ड इस दुनिया में रह गए हैं और अब वो यहाँ पर रूप बदलकर लोगों के साथ रहा करते हैं। जिस पर इवान उनसे कहता है कि हमें उसके पास जाकर गलीना के बारे में पता लगाना चाहिए। अगले सीन में हम उसी औरत को देखते हैं जिसकी कार में कोटसे का सर गिरा होता है। वो कोटसे के सर को एक खिलौना समझ रही होती है और अपने बेटे को दे देती है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे काफी कुछ अजीब लगने लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो कोटसे के सर को बाहर फेंकने के लिए चले जाती है। इधर हम उस क्रिएचर सर को देखते हैं जो पानी से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे एक बाइक खड़ी नजर आती है और वो उस बाइक को लेकर कोटसे के सर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो औरत खड़ी होती है। हम उस क्रिएचर सर को देखते हैं जो उस औरत के पास कोटसे का सर देख लेता है, जिसके बाद वो उस औरत से कोटसे का सर ले लेता है।
जिसके बाद कोट से अपने सर को अपने धड़ पर लगा लेता है, जिसे देखकर वो औरत बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इवान बाबा यागा को उसकी झोपड़ी को रोकने के लिए कहता है और कहता है कि अब हम यहाँ से टैक्सी से जाएंगे क्योंकि ये मास्को है और यहाँ पर सभी लोग हमें ऐसा देखकर हंसेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये आगे का सफर टैक्सी से करने वाले होते हैं। जिसके बाद ये एक टैक्सी में बैठ जाते हैं और फायरबर्ड को ढूंढने के लिए एक होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में बाबा यागा इवान के मोबाइल को चिड़िया में बदल देती है ताकि वो चिड़िया कोट से को इनका सही पता बता दे, जिसके जरिए कोट से इन तक पहुंच जाए। जब वो चिड़िया कोट से के पास पहुंचती है तो हम क्रिएचर सर को देखते हैं जो उसे खा लेता है। दूसरी तरफ हम जादूगरनी गलीना को देखते हैं जिसने बेलिसा को बंदी बना रखा था और उसके ऊपर कोई जादू कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है। जिस पर बेलिसा उससे कहती है कि इवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो मुझे बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पर गलीना उससे कहती है कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि इवान यहाँ पर आए, आखिर एक बेटे को अपनी मॉम के पास तो आना ही चाहिए। जिसके बाद हमें रिवील होता है कि जादूगरनी गलीना इवान की असली मॉम है। ये सुनकर बेलिसा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम इवान और उसके साथियों को देखते हैं जो एक होटल के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो फायरबर्ड यहां पर हो सकता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो होटल के अंदर जाते हैं वहां पर फायरबर्ड का पंख चलने लगता है, जिससे जादूगर समझ जाता है कि फायरबर्ड यहीं पर रहते हैं। हम बूढ़े जादूगर को देखते हैं जो उस दरवाजे पर जादू करता है, जिसके बाद वो दरवाजा कोई जादुई कमरे में बदल जाता है और हम देखते हैं कि वो दरवाजे के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ही हैरान करने वाला मंजर दिखाई देता है, जहाँ पर उन्हें बहुत ही खूबसूरत पेड़ दिखाई देता है। इवान उस खूबसूरत जगह को देखते ही रह जाता है जिसकी आवाज से वो फायरबर्ड जग जाता है। तभी वहाँ पर फायरबर्ड की असिस्टेंट आ जाती है जिससे फायरबर्ड कहता है कि ये लोग कौन है और मेरे रूम में कैसे आए, इन्हें यहाँ से तुरंत भगाओ। जिस पर बूढ़ा जादूगर फायरबर्ड से कहता है कि हम गलीना को ढूंढना चाहते हैं जिसमें हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि आखिरी समय में हमने जहाँ गलीना को देखा था वहाँ तुम्हारा पंख मिला है। जिस पर फायरबर्ड कहता है कि मैंने कभी गलीना को नहीं देखा। तभी इवान अपनी तलवार निकाल लेता है और फायरबर्ड को धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। लेकिन फायरबर्ड फिर भी उससे कहता है कि मेरे पंख इधर उधर गिर जाते हैं, हो सकता है वहाँ पर उड़ गया हो और मेरा पंख तो कहीं भी उड़कर चले जाता है। तभी हम फायरबर्ड को देखते हैं जिसके पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसका अंडा देने का समय आ चुका था, जहां पर उसके तमाम साथी आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद वो फायरबर्ड एक अंडा देता है, जहां पर बूढ़ा जादूगर इवान को बताता है कि एक फायरबर्ड अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार अंडा देता है और वो इसकी रक्षा अपनी जान से भी बढ़कर करते हैं, यानी कि वो अंडा उनकी लाइफ की सबसे कीमती चीज होती है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। आगे बूढ़ा जादूगर बताता है कि तुम इस अंडे को तोड़कर जो भी पूछोगे वो अंडा तुम्हें सही सही जवाब देगा, लेकिन याद रखना कि ये फायरबर्ड की सबसे खास चीज होती है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद फायरबर्ड की असिस्टेंट उससे कहती है कि आपका कंसर्ट का टाइम हो चुका है, आपको चलना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद तमाम फायरबर्ड कुछ दाने खाने लगते हैं, जिसे खाने के बाद वो इंसानी रूप में आ जाते हैं। ये मंजर देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर बैरू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद बैरू फायरबर्ड से रिक्वेस्ट करता है और एक मोती की माला के बदले कुछ दाने मांगता है ताकि वो भी इंसानी रूप में आ सके। यहाँ पर वो फायरबर्ड बैरू को कुछ दाने दे देता है, जिसे खाने के बाद बैरू भी एक इंसानी रूप में आ जाता है। जिसके बाद फायरबर्ड सब पे चिल्लाने लगता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर हम इवान और सभी लोगों को देखते हैं जो उस रूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इवान ने बड़ी ही चालाकी से वो अंडा चुरा लिया होता है, जिसे देखकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कोई आरी से तो कोई कैंची से, लेकिन वो अंडा किसी भी तरीके से नहीं टूटता। तभी अचानक लाइट चले जाती है। लाइट बंद होने पर अंडे पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है, जिसमें लिखा था कि ये अंडा कल टूटेगा, जिसकी वजह से सभी लोग रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो अंडा 12 बजने के बाद भी नहीं टूटता, जिससे इवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घर के बाहर चले जाता है।
जब इवान सुबह घर वापस आता है तो बूढ़ा जादूगर उसे बताता है कि मुझे याद आ गया है कि ये अंडा कैसे टूटेगा। ये आने वाले कल में नहीं बल्कि बीते हुए कल में टूटेगा, और अगर हमें इसे तोड़ना है तो हमें बीते हुए कल में जाना होगा, जिसके लिए हमें टाइम क्रिस्टल की हेल्प लेनी होगी, जिसे किकीमोरी नाम की एक विश संभाला करती है। उसने इस टाइम क्रिस्टल को लोगों का थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा कर हजारों सालों में बनाया है। यानी कि ये टाइम क्रिस्टल किकीमोरी की लाइफ का सबसे कीमती चीज है, जिसे उसने अपनी जिंदगी का बहुत ही कीमती टाइम देकर बनाया होता है। अब ये सभी टाइम क्रिस्टल को लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां इवान रास्ते में फ़ोन लगाता है ताकि वो जान सके कि चिड़िया अब तक कोटसे के पास पहुंची है या नहीं। तभी हम देखते हैं कि मोबाइल की रिंग उस क्रीचर सर के मुंह पर बजती है, क्योंकि उस क्रीचर सर ने उस चिड़िया को खा लिया होता है। इधर हम कोटसे को देखते हैं जो उस क्रीचर सर को एक थप्पड़ मारता है। इसी वजह से वो फ़ोन बाहर निकल जाता है और अब कोट से इवान से बात करने लगता है, जिसके बाद कोट से वहाँ के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर सभी लोग होते हैं, और ये सभी पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बाकी सभी पोस्ट ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा जादूगर पोस्ट ऑफिस के बाहर ही होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बेलिसा आ जाती है, जिसे देखकर बूढ़ा जादूगर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उससे कहता है कि हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी बेलिसा अपना रूप चेंज कर लेती है और हमें यहाँ पर रिवील होता है कि वो बेलिसा के रूप में गलीना है, और वो बूढ़े जादूगर को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। इधर पोस्ट ऑफिस के अंदर इवान मोरी से कहता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ टाइम क्रिस्टल के पास ले जाओ। जिस पर मोरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और हम देखते हैं कि वो इवान को टाइम क्रिस्टल के पास ले आती है, जहाँ जाने के बाद मोरी इवान से काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करती है और कहती है कि अगर तुमने इस टाइम क्रिस्टल को ले जा लिया तो मेरी हजारों सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हम इसके ही सहारे जिंदा हैं और इससे ही हमारा पेट पलता है। लेकिन इवान उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उस टाइम क्रिस्टल को उठाकर वहाँ से ला लेता है, जिसके बाद वो जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इधर हम इवान को देखते हैं जो क्रिस्टल लेकर पोस्ट ऑफिस के बाहर जाता है। तभी वहाँ पर फायरबर्ड अपने साथियों के साथ आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो जादुई अंडा इवान के पास ही है। और अब वो इवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुमने ही मेरा अंडा चुराया है, मुझे वो वापस कर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहाँ पर कोट से आ जाता है, जिसे देखकर सारे फायरबर्ड उससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि कोट से ही वो इंसान था जिसने फायरबर्ड की बाकी जातियों को मारा था और इसी वजह से सारे फायरबर्ड कोटसे से डरा करते थे। आगे हम देखते हैं कि कोटसे उस टाइम क्रिस्टल को तलवार के पास रखता है, जिससे टाइम क्रिस्टल की सारी पावर तलवार के अंदर आ जाती है और कोटसे उस तलवार को हवा में घुमाकर बीते हुए कल का एक पोर्टल बनाता है। जैसे ही इवान उस पोर्टल में अंडे को डालता है, अंडा टूट जाता है और इवान उस अंडे से पूछता है कि बेलिसा कहाँ है। तभी उस अंडे में से एक नीली रोशनी निकलने लगती है और दूर जाने लगती है, जिसके बाद इवान और उसके बाकी के साथी उस नीली रोशनी का पीछा करने लगते हैं और वो नीली रोशनी इवान और उसके साथियों को गलीना के पास ले आती है। वहाँ पर गलीना वहाँ से भागने के लिए एक क्रिएचर पर बैठ जाती है। तभी इवान उस क्रिएचर को पकड़ लेता है। वहीं पर वो क्रिएचर इवान को हवा में ऊपर ले आता है, जहाँ पर गलीना उस पर जादू करती है, जिसकी वजह से इवान नीचे गिरने लगता है। लेकिन उसी समय पर वहाँ पर इवान के साथी झोपड़ी लेकर आ जाते हैं। वहीं पर हम गलीना को देखते हैं जो एक पोर्टल बनाती है और उस जगह में पहुंच जाती है जहां उसने बेलिसा को बंदी बनाकर रखा होता है। वहीं पर इवान और उसके सारे साथी झोपड़ी लेकर उसी पोर्टल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन गलीना अपने जादू से झोपड़ी को चारों तरफ से बंद कर देती है, जिसकी वजह से इवान और उसके सारे साथी अंदर ही फंस जाते हैं। अब इवान उस जगह को चारों तरफ देखता है तो उसे एक जगह पर बेलिसा नजर आती है। जैसे ही इवान बेलिसा की तरफ बढ़ता है, गलीना उसे तलवार मार देती है। इवान बेलिसा को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और गुस्से में आकर गलीना को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, जहां पर इवान गुस्से में गलीना के पेट में तलवार घुसा देता है। लेकिन यहाँ हमें रिवील होता है कि वो जादूगरनी गलीना नहीं है, बल्कि वो बूढ़ा जादूगर है, जिसको गलीना ने अपने जादू से उनका रूप चेंज कर दिया था। ये देखकर इवान बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वहीं पर बूढ़ा जादूगर उससे कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसमें सारा कसूर उस जादूगरनी का है। जिसके बाद इवान और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं पर हम गलीना को देखते हैं जो एक लोरी गाती है, जिसे सुनकर इवान रुक जाता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लोरी बचपन
में उसकी माँ गाया करती थी। अब गलीना इवान को बताती है कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही जादूगर ने तुम्हें एक बड़े काम के लिए चुन लिया था, लेकिन शैतान से बचाने के लिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दिया था, जहाँ तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों ने अब तक तुम्हें शैतान बनने से रोक रखा था। लेकिन मैंने बेलिसा को इसलिए कैद किया था ताकि तुम्हारे अंदर के शैतान को जगाया जा सके, जिसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई हूँ, क्योंकि मैंने ही वहाँ पर फायरबर्ड का पंख रखा था, जिससे तुमने फायरबर्ड का सबसे कीमती चीज़ यानी कि उसका अंडा उससे छीन लिया। साथ ही तुमने कीकी मोरी का वो टाइम क्रिस्टल भी ले लिया और उसकी हजारों सालों की मेहनत को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना कुछ सुनने के बाद इवान की बुराई और शैतान उस पर हावी होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बूढ़ी जादूगरनी को देखते हैं, जो किसी तरह से उस झोपड़ी का दरवाजा खोल लेती है और अपने साथियों के साथ बेलिसा के पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि बेलिसा में अब भी कुछ सांसें बाकी हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने नीले रंग का रक्त बेलिसा को पिला देती है, जिससे बेलिसा दोबारा जिंदा हो जाती है। वहीं पर हम बेलिसा को देखते हैं, जो इवान के पास जाती है और उसको खुद पर काबू करने के लिए कहती है, जिसके बाद इवान खुद पर काबू कर लेता है। इधर हम कोर्टसे को देखते हैं, जो गलीना से फाइट करने लगता है, लेकिन गलीना अब बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसी वजह से कोर्टसे उससे हार जाता है। जहाँ कोर्टसे इवान से कहता है कि तुम्हारे पास वो टाइम क्रिस्टल है, उसकी हेल्प से तुम उस वक्त में जाओ जहाँ मैंने पहली बार उस तालाब से पानी पिया था, क्योंकि मेरी गलती के बाद ही काली दुनिया के शैतानों ने यहाँ पर आना शुरू किया था। अगर तुम वहाँ जाकर मुझे वो गलती करने से रोक दो तो शायद ये दुनिया फिर से ठीक हो जाए। इधर हम बैरू को देखते हैं, जो गलीना से फाइट करने के लिए आता है, लेकिन गलीना उसे जादू से दोबारा से मेढक बना देती है। लेकिन बाबा यागा बैरू को बचाने लगती है। तभी हम गलीना को देखते हैं, जो बाबा यागा की तरफ अपनी तलवार फेंकती है, जिसकी वजह से वो तलवार बैरू को लग जाती है और यहाँ पर बैरू की डेथ हो जाती है। ये देखकर बाबा यागा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने जादू से गलीना पर हमला करती है, लेकिन अब गलीना बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसी वजह से उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता और वो बाबा यागा को भी मार देती है। इधर जैसे ही इवान पोर्टल के अंदर जाता है तो गलीना बेलिसा को मार देती है। इधर हम पोर्टल के अंदर इवान को देखते हैं, जो कोर्टसे को उस पानी को पीने के लिए मना करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही वॉरियर आ जाता है जिसने बेलिसा को किडनैप किया था और वो इवान से लड़ने लगता है, जिसके बाद दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। तभी वो वॉरियर इवान से कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम मुझे जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और अब वो वॉरियर अपने चेहरे से वो मास्क हटाता है, जिसे देखकर इवान हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इवान ही होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो इवान की काली परछाई है, यानी कि उसके अंदर का शैतान है। जिसके बाद वो वॉरियर इवान को बताता है कि जहाँ भी तुमने मुझे देखा था वो मैं नहीं बल्कि तुम ही थे, और मैं ही वो था जिसने तुमसे सारे गलत काम करवाए थे। ये सुनकर इवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी इवान अपना दिमाग चलाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरा ही रूप हो, यानी कि मेरे ही अंदर का शैतान हो, तो तुम सिर्फ मेरे दिमाग में हो, मेरे सामने नहीं, यानी कि मैं जो भी सोचूंगा वो तुम्हारे साथ घटित होगा। जिसके बाद इवान अपने दिमाग में कुछ सोचता है और एक बड़ा सा बंकर उस वॉरियर के ऊपर गिर जाता है और इवान मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद इवान जैसे जैसे उस वॉरियर से डरना कम होता है, हम देखते हैं कि वो वॉरियर छोटा होने लगता है। अब वो वॉरियर इतना छोटा हो जाता है कि इवान अपने हाथों में उठाकर उसे काले पानी में फेंक देता है। जिसके बाद इवान चैन की सांस लेता है। जिसके बाद इवान कोर्टसे से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ कूट कूट के भरी हुई हैं। इवान की बातें सुनने के बाद कोर्टसे उससे प्रॉमिस करता है और कहता है कि वो सारी लाइफ अच्छे काम करेगा। फिर कोर्टसे वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद इवान अपनी तलवार से उस काले पानी के तालाब को खत्म कर देता है। मूवी के एंडिंग सीन में इवान के फादर को उसके भाई के साथ दिखाया जाता है, यानी कि जब कोर्टसे ने उस तालाब का पानी पिया ही नहीं तो इस दुनिया में कभी बुराई आई ही नहीं। इसी वजह से इवान कभी भी प्रेजेंट की दुनिया में गया ही नहीं। साथ ही हम गलीना को देखते हैं, जो इवान के फादर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती है। और इसी के साथ इस शानदार मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।
ये कहानी है एक ऐसी जादूगरनी की जो जादुई दुनिया में रहती है, जहाँ पर कोई भी वॉरियर आता है वो जादूगरनी उन्हें पत्थर का बना देती है। लेकिन एक दिन एक ऐसा वॉरियर आएगा जो पत्थर में बने हुए वॉरियर को आज़ाद कराएगा। अब क्या वो जादूगरनी उस वॉरियर को रोक पाएगी या उसका ही शिकार बन जाएगी, देखेंगे आज की शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत एंशिएंट रसिया को दिखाते हुए की जाती है, जहाँ एक फॉरबिडन फॉरेस्ट में एक वॉरियर अपने घोड़े में सवार होकर भाग रहा होता है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग उस वॉरियर को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर जादूगरनी बरबरा आती है और वो उस वॉरियर को पत्थर में तब्दील कर देती है। असल में जादूगरनी बरबरा को लगता है कि वो लास्ट वॉरियर है और वो उसकी दुनिया को तबाह कर सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो उस वॉरियर को पत्थर का बनाकर पानी में फेंक देती है। अब हमें पानी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऐसी ही पत्थर की कई मूर्तियाँ होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जादूगरनी बरबरा ने इससे पहले भी कई वॉरियर्स को लास्ट वॉरियर समझकर पत्थर का बनाया है। आगे हम देखते हैं कि जादूगरनी ने उस वॉरियर के एक साथी को पकड़ रखा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किसी तरह से उस जादूगरनी से बचकर पानी में छलांग लगा देता है। यहीं से सीन कट होता हमें मॉडर्न रसिया को दिखाया जाता है, जहां इवान नाम के एक जादूगर को देखते हैं जो बचपन से अकेले रहता था क्योंकि वो एक अनाथ था। अब इवान अपनी जादुई ट्रिक से लोगों का दिल बहलाता था, साथ ही उसके पास कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है जिसकी वजह से वो लोगों की हेल्प करता है। एक दिन एक लेडी उसे अपने घर बुलाती है और उससे पूछती है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा क्यों दे रहा है, जिससे इवान अपनी शक्तियों की हेल्प से उसे बताता है कि तुम्हारे घर में कुछ बुरी शक्तियों का असर है, इसी वजह से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है, जिससे उस लेडी का शक यकीन में बदल जाता है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी ने इवान को हॉस्पिटल में बुलाया होता है जिसका बच्चा कोमा में होता है। लेकिन इवान चाहकर भी उस बच्चे की मदद नहीं कर पाता क्योंकि उस बच्चे को देखकर उसे अपना बचपन याद आता है, जब वो एक अनाथ आश्रम में रहा करता था, जहां उसे कुछ बच्चों ने अनाथ आश्रम के एक कमरे में कैद कर दिया था। इवान को उस कमरे में बहुत ज़्यादा डर लगता था। तभी उसे एक पिन मिलती है जिसकी हेल्प से वो दरवाज़ा खोल के उस आश्रम से बाहर निकल जाता है। इवान ने आज भी उस पिन को लॉकेट में डालकर गले में संभाल के रखा था। तभी इवान के पास एक आदमी आता है। ये आदमी उसी लेडी का हस्बैंड था जिसे इवान ने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देकर ये बताया था कि उसके घर में जादुई पावर का असर है। वो आदमी इवान को सबक सिखाना चाहता था और उसके साथ कुछ साथी भी होते हैं, लेकिन इवान समझ जाता है कि ये लोग कौन है और उसके साथ क्या करने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते एक वाटर स्लाइड से होते हुए अंदर चले जाता है। जब वो वाटर स्लाइड से दूसरी तरफ निकलता है तो वो देखता है कि ये पूरा का पूरा एक जंगल है। असल में इवान अब एंशिएंट रसिया में आ चुका है, यानी कि ये एक जादुई दुनिया है जहां फिल्म के शुरुआत में जादूगरनी बरबरा ने एक वॉरियर को पत्थर का बनाया था और उसका साथी जो जादूगरनी से बचकर भाग गया था, अब वो इवान के सामने आ जाता है, जो इवान को बताता है कि तुम एक वॉरियर के बेटे हो और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छुपाने के लिए दूसरी दुनिया में भेज दिया था। ये जगह तुम्हारे लिए खतरे से भरी हुई है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी इवान को एक रिंग देता है और कहता है कि तुम्हें इस जगह से बचना होगा। वहीं पर इवान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो उसे पागल समझता है। तभी हम देखते हैं कि एक तीर आकर बूढ़े आदमी को लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। थोड़े टाइम में वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं जो इवान को कर राजा के पास ले आते हैं, जहां पर राजा जब इवान के हाथों में वो अंगूठी देखता है तो खुश हो जाता है और उसके हाथ खोलकर उससे कहता है कि तुम तो मेरे भाई हो, और उसे अपनी क्वीन से मिलवाता है, जहां हम देखते हैं कि वो रानी कोई और नहीं बल्कि जादूगरनी बरबरा है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। रानी इवान से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना महल दिखाती हूँ। इवान उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और वो जादूगरनी उसे एक तहखाने में बंद कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जादूगरनी की एक चाल थी। जब इवान तहखाने के अंदर देखता है तो उसे अजीब सा मंजर दिखाई देता है। वहाँ एक आदमी की बॉडी अलग अलग पार्ट में बर्फ के टुकड़ों में कैद होती है। वो आदमी इवान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, लेकिन तुम शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। वो बताता है कि तुम इल्यूसा के बेटे हो।
असल में इलूसा वही है जो फिल्म की शुरुआत में जादूगरनी बरबरा ने उसे पत्थर का बनाकर पानी में फेंक दिया था। वो आदमी इवान को बताता है कि अगर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है तो तुम्हें एक जादुई तलवार को हासिल करना होगा। वो तलवार को सिर्फ इलूसा का बेटा ही हासिल कर सकता है, जो कि तुम हो। लेकिन हाँ, जब मैंने उस तलवार को हासिल किया था तो मैं अमर हो गया। लेकिन जब ये बात राजा को पता चली तो उसने मेरे साथ कई ऐसे जादूगरों को जो अच्छा काम करना चाहते थे उन सबको तहखाने में बंद कर दिया, और इसी वजह से हमारी पूरी पावर खत्म हो गई। अगर तुम उस तलवार को हासिल कर लोगे तो हमारी पावर वापस आ जाएंगी और उस तलवार की हेल्प से तुम अपनी दुनिया में भी जा सकते हो। अब हमें तहखाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी को लाया जाता है जिसका नाम बाबा यागा है। रात के वक्त बाबा यागा सभी गार्ड को अपने जादू से बेहोश कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम बिजिलिया होता है। वो उस आदमी को आज़ाद करने लगती है जिसके बॉडी पार्ट पीस में कैद होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो आदमी जुड़ जाता है और वहाँ से जाते हुए इवान को भी साथ ले जाता है। अब ये लोग किसी भी कीमत में उस तलवार को हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इवान अपनी दुनिया में वापस जा सकता है बल्कि इस दुनिया के तमाम जादूगर जिन्हें राजा ने कैद करके पत्थर की मूर्तियां बना रखा है वो सब भी आज़ाद हो सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ये अपने सफर में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जिसे ये मालूम नहीं होता कि उसकी रानी ने उसके भाई को पत्थर का बनाकर पानी में फेंक दिया है, जबकि उसे बताया जाता है कि उसका भाई यहाँ के कैदियों को लेकर भाग गया है। ये सुनकर राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम इवान और उसके साथियों को देखते हैं जो एक तालाब के पास पहुँच जाते हैं जहाँ एक रक्षक होता है जिसकी इजाज़त के बिना वो इस तालाब को पार नहीं कर सकते। उनमें से जो एक विच है वो एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर लेती है और उस रक्षक को इम्प्रेस करने लगती है, जिससे वो रक्षक इम्प्रेस हो जाता है और हम देखते हैं कि वो उनके साथ चलने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब ये लोग अपने सफर में आगे बढ़ते हैं जहाँ एक गुफा में पहुँचने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा जाइंट दिखता है जो खाना बना रहा होता है। ये लोग बिना आवाज किए वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इवान के फोन में रिंग बजने लगती है, जिससे उस दानव को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है, और जैसे ही वो मुड़ता है वो इवान पर हमला कर देता है, जिससे इवान दूर जाकर गिरता है। इधर हम इवान को देखते हैं जो अपने फ़ोन में म्यूज़िक ऑन करता है और डांस करने लगता है, जिससे वो दानव डिस्ट्रैक्ट हो जाए और बाकी सभी वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। ये सभी एक खतरनाक नदी के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत ही खतरनाक और खूंखार मछलियाँ होती है। अब हम उस रक्षक को देखते हैं जो मेढक की तरह दिखता है, उसे पानी के अंदर भेज देते हैं ताकि वो उन मछलियों को दूर भेज दे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जादूगरनी बरबरा और उसकी पूरी सेना आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। ये सभी उससे बचने के लिए पानी के अंदर कूद जाते हैं जहां वो रक्षक मेंढक है जिसका नाम बेरू है, वो पहले से ही वहां मौजूद होता है, जो उनसे कहता है कि तुम लोग यहां से भाग जाओ, मैं अकेले ही क्वीन का मुकाबला कर लूँगा। जिसके बाद हम बेरू को देखते हैं जो तालाब का सारा पानी पी लेता है और गुब्बारे की तरह फूल जाता है, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद हो जाता है। वहीं पर हम रानी के सैनिकों को देखते हैं जो रास्ता बंद होने की वजह से आगे नहीं जा पाते। इसी वजह से रानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि वो अपने जादुई हंटर से बेरू पर वार करती है, जिससे वो पत्थर का बन जाता है। वहीं पर इवान को वो तलवार हर कीमत में चाहिए होती है ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके, लेकिन बिजिलिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती क्योंकि वो इवान को पसंद करने लगी थी और वो चाहती है कि इवान इसी दुनिया में रह जाए। वहीं पर हम बिजिलिया को देखते हैं जिसके पास मेढक बनने की पावर होती है, जिसमें कहीं ना कहीं जादूगरनी बरबरा का हाथ होता है, क्योंकि एक बार बरबरा ने बिजिलिया के पूरे परिवार को मेढक में बदल दिया था। लेकिन जब बिजिलिया बाबा यागा से मिली तो उसने उसे वापस से इंसान बना दिया। इधर हम बरबरा को देखते हैं जो एक बार फिर से उन तक पहुंच जाती है और उन पर हमला कर देती है। इधर हम इवान को देखते हैं जिसे उसके सिपाही पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं, और जब बाकी के सोल्जर बिजिलिया के पास पहुंचने वाले होते हैं तो हम देखते हैं कि बिजिलिया वहां से नीचे गिर जाती है, लेकिन इससे पहले वो जमीन पर गिरती
थी वो मेढक में बदल जाती है। इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जिसे जादूगरनी बरबरा बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रही होती है, लेकिन इसी बीच इवान उन्हें किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो उसी जगह में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी तलवारें गड़ी होती हैं और उन्हीं तलवारों में से एक वो तलवार होती है जो इवान को चाहिए होती है। लेकिन इससे पहले वो असली तलवार तक पहुंचता वहां पर बरबरा आ जाती है और अपने जादू से उस पर हमला कर देती है। इसी बीच इवान को वो असली तलवार मिल जाती है, जिसकी वजह से इवान बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता। अब हम इवान को देखते हैं जो उस जादुई तलवार से बरबरा पर वार करता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाती है। अब वहाँ पर इवान का वही साथी आ जाता है जो उसे तहखाने में मिला होता है, जिसका नाम कोट से होता है। वो वहाँ पर आ जाता है। हम देखते हैं इवान को जो अपनी तलवार उसे पकड़ा देता है क्योंकि उसे उस पर यकीन होता है। उसी वक्त कुछ सिपाही आकर इवान को पकड़ लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पूरा का पूरा प्लान उस तलवार को हासिल करने के लिए बनाया गया था और वो आदमी राजा का ही अपना होता है, क्योंकि राजा को हर कीमत में वो जादुई तलवार हासिल करनी थी और राजा उस तलवार के बदले उस आदमी को एक खास पत्थर देने वाला था, जिस पत्थर की हेल्प से कोट से अमर होने के श्राप से आजाद हो सकता था। लेकिन राजा उससे तलवार लेने के बाद उसे वो पत्थर नहीं देता, बल्कि उसके बदले उसे नकली पत्थर दे देता है। यानी कि राजा ने उसे धोखा दिया था, क्योंकि राजा इस तलवार और उस पत्थर की हेल्प से हमेशा के लिए अमर होना चाहता था। अब राजा उस तलवार से सभी पर हमला करने वाला होता है। तभी वहां पर बिजिलिया आ जाती है जो राजा को धक्का मारती है, जिसकी वजह से राजा की तलवार उसके हाथ से दूर गिरती है। हम देखते हैं कि इवान वो तलवार उठाकर गोल घूमता है, जिसकी वजह से एक हवा का बवंडर बन जाता है और हम देखते हैं कि इवान उस पोर्टल की हेल्प से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। इवान जब अपनी दुनिया में वापस आ जाता है तब उसे बिजिलिया की याद आती है और उसे एहसास होता है कि उसने बिजिलिया को छोड़कर अच्छा नहीं किया है, उसे ऐसा नहीं करना था। इसलिए हम देखते हैं कि वो वाटर स्लाइड से होते हुए उसी दुनिया में वापस आ जाता है जहां से वो पहले इस दुनिया में आया था। वहीं पर हमें जादुई दुनिया में राजा को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में वो जादुई तलवार होती है। लेकिन इवान इस बार अपने साथ गन लाया होता है और वो राजा पर गोलियां चलाते जाता है, लेकिन राजा पर उन गोलियों को कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि उसे उस जादुई तलवार और स्टोन की वजह से बहुत सारी पावर्स मिल गई थी। अब राजा इवान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बहुत ही भयानक ड्रैगन आ जाता है जो इवान को बचाने के लिए राजा के ऊपर आग से हमला करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर इवान विजिलिया को आजाद कर देता है। इसलिए वो उसे बता देती है कि अगर तुम्हें उस राजा को मारना है तो तुम्हें वो स्टोन को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे उस राजा की मौत हो जाएगी। वहीं पर हम इवान को देखते हैं जो राजा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। राजा भी उसकी चुनौती एक्सेप्ट करता है। हम देखते हैं कि राजा अपनी तलवार नीचे रख के इवान से लड़ने लगता है, क्योंकि वो बिना तलवार के भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें इवान राजा से बहुत ज्यादा मार खाता है। दूसरी तरफ हम बिजिलिया को देखते हैं जो बरबरा से फाइट कर रही होती है। यहीं पर इवान को सच का पता चल जाता है कि राजा कभी भी उसका भाई नहीं था, बल्कि राजा ने उसका इस्तेमाल किया था। बल्कि राजा और रानी ने मिलकर उसके पिता को पत्थर का बनाया था ताकि वो इस साम्राज्य को हासिल कर सके। यानी कि इवान उसी राजा का बेटा है, यानी कि यहाँ का प्रिंस। इसी दौरान हम कोटसे को देखते हैं जिसके हाथ वो स्टोन लग जाता है। अब क्योंकि राजा ने कोटसे को धोखा दिया था, इसलिए वो उससे नफरत करता है। अब इस तलवार और इस स्टोन की हेल्प से राजा और कोटसे अमर थे। इसी वजह से अब दोनों की जान उस स्टोन में अटकी हुई है और अगर कोटसे ने उस स्टोन को तबाह कर दिया तो राजा की भी मौत हो जाएगी। लेकिन कोटसे अपनी जान को सेक्रीफाइस करता है और उस स्टोन को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो जाती है और दोनों की बॉडी राख बनकर हवा में उड़ जाती है। इधर हम बरबरा को देखते हैं जो राजा की मौत देखकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम महल में मौजूद उन पत्थर की मूर्तियों को देखते हैं जो वापस से इंसान में बदल जाते हैं।
वहीं हम एक इंसान को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि इवान के फादर हैं, जो इस सल्तनत के बादशाह हैं। जैसे ही वो स्टोन टूटता है वो सारा जादू खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम इवान और उसके फादर को देखते हैं जो मिलकर खुश होते हैं और यहाँ पर इवान फैसला करता है कि वो अपनी दुनिया में नहीं जाएगा बल्कि यहीं रहेगा, जिसके बाद वो बिजिलिया से शादी कर लेता है। जब वो अपनी दुनिया में दोबारा आता है तो उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो बच्चा कोमा में था, जिसके बाद इवान उसे एक जादुई रक्त पिलाता है जिसे पीते ही बच्चा होश में आ जाता है। जिसके बाद इवान वापस से अपनी जादुई दुनिया में आ जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम जादूगरनी बरबरा को देखते हैं जो इवान की दुनिया में वापस आती है और इवान के घर की मेड से मिलती है जो जादूगरनी बरबरा की माँ होती है और इन्होंने ये प्लान मिलकर बनाया था। असल में वो दोनों चाहती थी कि वो जादुई दुनिया में राज करेंगी, लेकिन उनका प्लान नाकाम हो जाता है। जिस पर बरबरा की माँ उससे कहती है कि कोई बात नहीं, हम एक और प्लान बनाएंगे जिसके बाद हम दोबारा से उस दुनिया में राज करेंगे। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।